नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक प्रजापत है। मैं मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। मैं एक पल्मोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए आज मैं बात करूँगा जो नई थेरेपी आई है कोरोना वायरस के लिए उसके बारे में, जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कॉकटेल थेरेपी जिसे हम बोलते हैं। इस कॉकटेल थेरेपी की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसकी स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं उस पे अटैच होकर के जो वायरस की रेप्लिकेशन है, जो वायरस की डिवीज़न होने का प्रोसेस है, उसको रोक देता है। अब इस कॉकटेल थेरेपी में दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आते हैं जिनका नाम है कैसिरिवीमैब, और दूसरी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उसका नाम होता है आइएमडेविमैब। सो कैसिरिवीमैब और आइएमडेविमैब ये दोनों जब कंबाइन होके स्पाइक, जो कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है, उसके ऊपर दो डोमेन्स पे ये अटैच होके उसकी रेप्लिकेशन को रोकने का काम करते हैं। थेरेपी का इस्तेमाल या तो उन लोगों में होता है जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ है। सीवियर डिजीज़ में इस थेरेपी का कोई रोल नहीं है। दूसरा, बच्चों में जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, 12 या 12 साल से ज़्यादा है, या फिर उनका वज़न 40 किलो से ज़्यादा है। ये दो ग्रुप हैं जिनके अंदर हम ये ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ हाई रिस्क ग्रुप बनाए गए हैं जिनके लिए ये थेरेपी कारगर है, क्योंकि ये कैसे डिसाइड किया जाए कि इस व्यक्ति में ये थेरेपी देने से फ़ायदा होगा, इसमें देने से नहीं फ़ायदा होगा। तो उसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है कि यदि मान लीजिए किसी को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ हुई, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये व्यक्ति आगे चल के सीवियर डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, उन लोगों के अंदर ये थेरेपी ओपीडी बेसिस पे दी जाती है। तो ये हाई रिस्क जो कैटेगरीज़ हैं ये कौन कौन सी हैं उनके बारे में अब मैं बात करूँगा। तो इन हाई रिस्क कैटेगरी में पहला आता है एज। यदि किसी की एज 60 साल से ज़्यादा है तो इसको हम हाई रिस्क में इंक्लूड करते हैं। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। तीसरा, किसी पेशेंट को यदि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, या क्रॉनिक लंग डिजीज़ है जिसके चलते उसको ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ थेरेपी पे हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी किसी को चल रही है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं जिनको कुछ इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपीज़ दी जा रही हैं जिनसे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इनके अलावा ओबेसिटी भी इनके अंदर एक हाई रिस्क फैक्टर की तरह इस्तेमाल की गई है। तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं जो अभी मैंने बताए, इन सारे पेशेंट्स के अंदर इस थेरेपी को इस्तेमाल किया जा सकता है यदि इन लोगों को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ कोविड-19 इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है। तो किन लोगों में ये थेरेपी नहीं दे सकते, तो उसके अंदर कैटेगरी है वो लोग जिनको कोविड-19 के चलते हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। दूसरा, वो लोग जिनकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है या जो ऑक्सीजन थेरेपी पे आ गए हैं ऑलरेडी, उन लोगों में इस थेरेपी का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तीसरा, वो लोग जो नॉन कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से पहले से ही ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, जैसे कि हमारे आईएलडी के पेशेंट हैं, या सीवियर सीओपीडी के पेशेंट हैं, सीवियर एस्थमा के पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी ऑक्सीजन थेरेपी पे पहले से चलते हुए आ रहे हैं। उन लोगों के अंदर भी इस थेरेपी का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस थेरेपी को कैसे दिया जा सकता है, तो जो कैसिरिवीमैब है और आइएमडेविमैब है, इनकी जो डोज़ एडजस्ट की गई है, जो यूएस एफडीए ने या डीसीजीआई ने अप्रूवल दिया है, उसमें 600 मिलीग्राम की डोज़ दोनों की तय की गई है कि दोनों की 600 मिलीग्राम की डोज़ का कॉकटेल बना के, और उसको आप आईवी रूट से भी दे सकते हैं, इंट्रावीनस या फिर सबक्यूटेनियसली, ये दोनों तरीके से दी जा सकती है। यदि हम इंट्रावीनस रूट से देते हैं तो उसको हमें 100 ml में डाइल्यूट करके और 1 घंटे में इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। और ये जो इन्फ्यूजन जो देते हैं हम 1 से 2 घंटे का, ये हम नर्सिंग या डॉक्टर्स की
केयर के अंदर देते हैं ओपीडी बेसिस पे, और 2 घंटे की ऑब्जर्वेशन के बाद उनको घर भेज दिया जाता है यदि उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। साइड इफ़ेक्ट्स में बहुत मामूली से साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं उनके अंदर जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होती हैं, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी की पाई गई हैं। रैशेज़ हो सकते हैं, इंजेक्शन वाली साइट पे पेन हो सकता है, कुछ पेशेंट्स में नॉजिया, वॉमिटिंग, फीवर, चिल्स, राइगर, ये सारे सिम्टम देखे गए हैं, लेकिन ये सारे सिम्टम बहुत माइल्ड कैटेगरी के देखे गए हैं। यदि हम अर्ली स्टेज में कोरोना को पकड़ लेते हैं तो उससे निजात पाने का बहुत आसान तरीका मेरे हिसाब से कह सकते हैं कि यदि इस ड्रग का इस्तेमाल सही समय पर सही मरीज़ में करेंगे तो शायद इनके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। धन्यवाद।